हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं कि रियल लेवल कितना क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होता है। क्वेश्चन जो होता है एसबीआई पीओ मेंस का वो कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। बहुत जगह मॉक्स और स्टडी मटेरियल में आपको कम्प्लेक्स क्वेश्चन दे के उलझाए हुए रहते हैं, लेकिन देखना मेंस के क्वेश्चन कितने कंसेप्चुअल इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं अगर आपका अरिथमेटिक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैं कहूंगा मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में पहले कॉन्सेप्ट देख लो, क्लियर कर लो, उसके बाद आपको इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। तो आज आपको एसपीआई पीओ मेंस का डर जो है खत्म करने वाला हूं मैं। और मेंस के मैथ से जो आप लोग को डर लगता है आज के बाद कभी डर नहीं लगने वाला है। और आपको दिखाऊंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एसबीआई पीओ 2026 मेंस का किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है डीआई सेक्शन में, वो भी आपको आज पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको जो है मेंस का जो किस लेवल का क्वेश्चन आएगा आपको आइडिया लग जाए उसका। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये एक डाटा दिया गया है, एक ग्राफ बना के दिया गया है जिसमें हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है और उस पे 5 क्वेश्चन है जो सॉल्व करने हैं। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और अगर आपने मेरे चैनल पे जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है बहुत अच्छे से उसको कर लिया है तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर ये क्वेश्चन बनाना आपको मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, चलो इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो देखो गिवन स्कैटर्ड चार्ट दिया गया है, एक स्कैटर्ड चार्ट है जिसमें दिखाया गया है नंबर ऑफ बॉयज इन 3 क्लास। तो 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। तो उसमें चार्ट में वाई एक्सिस में नंबर ऑफ बॉयज दिया गया है और एक्स एक्सिस में क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज का इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में दिया गया है और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है भाई, ए क्लास में एक्स प्लस ए है और बी में एक्स प्लस 3a है और सी क्लास में क्या है, एक्स प्लस 5a है, ठीक है। तो दो वेरिएबल के टर्म में दिया गया है ए बी सी में, एक्स और ए क्या है मेरा वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको कलेक्ट करके जितना हम लोग डाटा निकाल सकते हैं वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स का दिया गया है इंफॉर्मेशन। एक नोट दिया गया है, कह रहा है कि इफ 10 मोर गर्ल्स ज्वाइन क्लास सी, मतलब क्लास सी में 10 और गर्ल्स ज्वाइन करेगा कर लेगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द गर्ल्स इन क्लास सी, मतलब सी क्लास में गर्ल को सेलेक्ट करने का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो 40% हो जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को पहले एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बॉयज लिख लेते हैं इधर, गर्ल्स लिख लेते हैं, ठीक है। और इधर हम लोग लिख लेते हैं क्लास। क्लास क्या है, ए है, बी है और सी है। तो ए क्लास में देखो बॉयज कितना है, ए क्लास में कितना बॉयज है, ये तो दिया गया इन्फॉर्मेशन, ये स्कैटर्ड चार्ट से 40 है ना, नंबर ऑफ बॉयज कितना है 40 है। बी क्लास में कितना बॉय है 20 और सी क्लास में कितना बॉय है भाई, देखो सी में 60 है ना, जो भी ग्राफ है उसके ऊपर से देख लिया मैंने कि ये इतना है, ठीक है। अब गर्ल्स कितना है, क्लास ए में एक्स प्लस ए गर्ल्स दिया गया, देखो एक्सिस में एक्स प्लस ए है ना नीचे, तो यहाँ दो वेरिएबल एक्स और ए उसके टर्म में दिया गया है जिसका हमको वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन के आंसर करना है। क्लास बी में कितनी गर्ल्स है भाई, एक्स प्लस 3a और क्लास सी में कितना गर्ल्स है, एक्स प्लस 5a। तो ये एज पर क्वेश्चन है दिया गया है मुझे, ठीक है। अब ये नोट का हम लोग यूज करके थोड़ा और डाटा निकालते हैं, ठीक है। 10 गर्ल्स अगर और ज्वाइन करे, अगर क्लास सी में जो है 10 गर्ल्स और ज्वाइन कर ले, मतलब अभी एक्स प्लस 5 है और 10 और गर्ल्स ज्वाइन कर ले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द गर्ल्स, इस क्लास में जो गर्ल्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग गर्ल्स, मतलब गर्ल्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी जो है इन क्लास सी क्या हो जाएगा भाई, गर्ल्स इन क्लास सी क्या हो जाएगा, 40% है, यानी 40/100, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 2/5। मतलब गर्ल्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 2/5 हो जाएगा अगर 10 गर्ल्स और ज्वाइन कर ले तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो इवेंट मेरा हो रहा है उसका होने का चांस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, उसको जब डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, जितना टोटल आउटकम्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आउटकम्स, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, गर्ल्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्लास सी में गर्ल्स को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, कितना गर्ल्स है, जितना गर्ल्स है ये फेवरेबल आउटकम है ना गर्ल्स का सेलेक्ट करने का, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सी। तो कितना स्टूडेंट हो जाएगा, देखो बॉयज 60 है और गर्ल्स x+5a+10 है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 60 प्लस x+5a+10। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी गर्ल्स के सेलेक्ट करने का जब 10 और गर्ल्स ज्वाइन कर लेगी सी क्लास में, ठीक है। अब ये कितना मेरा दिया गया है, ये दिया गया है 2/5। तो ये हो गया। अब यहां से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x प्लस 25a प्लस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 प्लस 2x प्लस 10a प्लस 20, ये हो जाएगा। हम लोग निकाल लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया उससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अभी। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको लिख सकते हैं 2x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 10a को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 15a, और 50 को इधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 140 में से 50 किया यानी 90। इसलिए यहां से मेरा x+5 पे क्या हो गया 3 कॉमन आ जाएगा तो यानी ये 30 हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान दो, x+5 पे मेरा 30 आ गया, तो x+5 पे यानी ओरिजिनली कितना गर्ल्स थी 30 गर्ल्स थी, ठीक है। और अभी कितना हो गया न्यू जो ये ज्वाइन किया है 10, तो कितना हो गया 40 नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया, ठीक है। तब प्रोबेबिलिटी मेरा कितना हो जाता है 40% हो जाता है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो 60 बॉय है और 40 गर्ल्स है, तो गर्ल्स के सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी तो 40% हो जाएगा ना, 40/100 यानी 40%। तो हम लोगों ने ये डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। यानी x+5 पे यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी मुझे पता चल गया कितना है 30 है। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया गया था, इतना हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब जो क्वेश्चन में पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास डी, मतलब एक और क्लास है डी जो है वो इंफॉर्मेशन दिया गया उसका इज 20% मोर देन दैट ऑफ क्लास बी। मतलब देखो अब एक नया क्लास जुड़ गया, ठीक है। पहले क्या था मेरा ए बी सी का इंफॉर्मेशन पता था, ठीक है, उसको एक बार लिख लेते हैं। पहले हम लोग का पता था ना क्लास क्या था ए बी सी, अब एक और नया क्लास है डी जुड़ गया है, ठीक है। और उसमें बॉयज और गर्ल्स का इंफॉर्मेशन मुझे पता है, ठीक है। कितना है भाई, एक बार ऊपर से डाटा देख लेते हैं फिर से, 40 20 60 है, ठीक है। यानी एक में 40 बॉयज है, इसमें 20 बे है और इसमें 60, ठीक है। और इसमें गर्ल्स कितना था, गर्ल्स तो एक्स और ए के टर्म में था, एक में कितना था x+a था, और एक में कितना था x+3a, और एक में x+5a था जिसका वैल्यू कितना आ गया है 30, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी दिया था कि 10 और गर्ल्स ज्वाइन करने के बाद प्रोबेबिलिटी कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 40% हो जाता है। उससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि सी क्लास में कितना है गर्ल 30 है, यानी x+5 पे 30 के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है कि क्लास डी में 20% मोर है, मतलब गर्ल्स जो है क्लास डी में वो 20% मोर है देन ऑफ क्लास बी। तो क्लास बी में कितना गर्ल्स है, गर्ल्स इन क्लास बी कितना है x+3 है ना। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि डी क्लास में कितना गर्ल होगी 20% मोर, यानी 120/100 इंटू जितना बी में गर्ल्स है, यानी ये कितना हो गया 6/5 इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी, ठीक है। तो अब देखो इसलिए यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास टी कितना हो गया भाई 6/5 इंटू x+3a, इतना हो गया। अभी मुझे इतना इन्फॉर्मेशन पता चल गया, चलो और देखते हैं और क्या दिया गया इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लोग डाटा कैलकुलेट करेंगे। कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए एंड क्लास डी आर इक्वल, ए में तो 40 बॉय है, तो ये कह रहा है डी में भी उतना ही बॉय होगा, यानी डी में मुझे नंबर ऑफ बॉयज पता चल गया, ठीक है। अब और क्या दिया गया है, कह रहा है कि इफ 2 persons आर सेलेक्टेड इन क्लास डी, कह रहा है क्लास डी में यदि 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों बॉय हो, मतलब अगर 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए क्लास डी में तो वो दोनों बॉय हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। चलो एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, नोट दिया गया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी। तो देखो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी तो हम लोग निकाल चुके हैं, 30 निकाले थे ना, तो यानी
कितना हो जाएगा? क्लास बी में नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा भाई? गर्ल इन क्लास बी कितना हो जाएगा? ये कह रहा है 50%, यानी 1/2 इंटू 30 यानी 15 हो जाएगा। यानी यहां से हमको पता चल गया कि बी क्लास में कितना गर्ल्स है भाई? 15। ठीक है, ये भी पता चल गया मुझे। तो अब देखो, ये तो हो गया। अभी मुझे गर्ल्स इन क्लास डी का इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। देखो यहां से ध्यान से देखना, गर्ल्स इन बी कितना है? पहले से कितना था? x+3 था ना इन क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये कितना आ गया है? 15 आ गया है। 15 आ गया है ना। तो यहां से देखो गर्ल्स इन क्लास डी निकल जाएगा, ये इक्वेशन से निकल जाएगा ना, 6/5। और ये x+3 का वैल्यू कितना दिया दिया है? 15। तो ये कितना हो गया? 18 हो जाएगा। यानी डी क्लास में कितना गर्ल्स है अब? 18। तो ये पता चल गया ना इजीली। अब डाटा मेरा कलेक्ट हो गया है, तो अब क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब पूछ रहा है, अब मुझे पता चल गया है ए बी सी डी क्लास में इंफॉर्मेशन पता चल गया है। ये तो था क्लास, और ये नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये कितना था? देखो ए में 40 बॉय है, इसमें 20 है, इसमें 60 है। और डी क्लास में ए क्लास जितना ही बॉय है, तो इसमें भी 40 है। और गर्ल्स का मुझे पता चल गया है, ए का x+a ही है अभी, और बी का कितना गर्ल्स निकल गया है? 15 है। ठीक है, और सी में कितना गर्ल्स है भाई? सी में कितना गर्ल्स निकल गया है? 30। और डी में कितना निकल गया है भाई? डी में 18 गर्ल्स है। ठीक है, तो ये डाटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर क्लास डी में दो बच्चे को सेलेक्ट किया जाए, ठीक है, अगर हम दो बच्चे को सेलेक्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों बॉयज हो? ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी की, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? देखो 40 बच्चे में से दो सेलेक्ट करेंगे तभी तो वो बॉय होगा ना, क्योंकि डी क्लास में 40 बॉय है। तो 40 में दो, और टोटल कितना है? 58 स्टूडेंट में दो सेलेक्ट करेंगे। तो आपको बताया है प्रोबेबिलिटी निकालना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखो मुझे 58 स्टूडेंट है, उसमें दो बॉय, दो सेलेक्ट करना है और दोनों बॉयज हो। तो 40 में से सेलेक्ट करेंगे तभी ना, 40C2, बॉयज तो 40 में ही सेलेक्ट होगा, और टोटल स्टूडेंट 58 है। तो नीचे टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? ये टोटल आउटकम है, और ये क्या है? फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे। 40C2 को कैसे निकालते हैं भाई? 40C2 को क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल 40/38 इंटू फैक्टोरियल 2। तो इसको क्या लिखते हैं? 40 इंटू 39/2। तो ये कितना हो जाएगा? 780। ठीक है, यानी ये तो 780 आ गया। अब ये नीचे वाला कितना होगा? 58C2 कैसे हो, क्या निकलेगा? 58C2, और ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन में आपको बता चुका हूँ ये कैसे निकालते हैं। ये फैक्टोरियल 58/फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 56 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 58 इंटू 57, और ये फैक्टोरियल 56 हो जाएगा नीचे। ठीक है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 56, तो ये कट जाएगा, ये 2 से 29 से कट जाएगा। तो 57 इंटू 29 कितना होगा? फटाफट कर लेंगे। 7×3 = 6, 5×6 = 45, 6 51 हो जाएगा। 7×2 = 14 के 4 हाथ में 1, 5×10 से 11, 35, ये कितना हो जाएगा? 1653। ठीक है, तो इसको ये कितना हो जाएगा? 780/1653। अब ये 3 से कट जाएगा, देखो 260, और ये कितना हो जाएगा? 3×5 = 15 का 1, 3×5 = 15, यानी 260/551। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो 260/551, सी क्या हो जाएगा? आंसर। समझ गए? तो देखो इतना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बन गया। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, और ये मेंस का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, और आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे मैंने क्या किया? डाटा कलेक्ट करते गया। उसके बाद जब मुझे सारा डाटा आ गया तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था इजीली निकल गया। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? 260/551 आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड क्लास बी। ठीक है, तो देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है मुझे कि क्लास ए में जो है, क्लास ए है मेरा, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स है
क्लास इन नंबर ऑफ गर्ल्स है, ये कितना है, 1/4 है ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन द सेम क्लास, यानी जितना ए में बॉयज है, ठीक है। तो ए में तो मुझे पता है कितना बॉयज है भाई, देखो क्लास ए में मेरा कितना बॉयज है ये तो मुझे पता है, 40 बॉयज है ना। तो क्लास ए में कितना है, 40 बॉयज है, ये तो मुझे पता है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 10, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था नंबर ऑफ बॉय इन क्लास ए कितना था भाई, एज पर क्वेश्चन 40। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया पहले उसको कलेक्ट करते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी। तो देखो क्लास ए और क्लास बी में कितना पहले बॉयज है कितना गर्ल्स है, ये निकाल के दोनों का सम का डिफरेंस चाहिए मुझे। तो देखो बॉयज का इन्फॉर्मेशन तो मुझे क्वेश्चन से पता है कि ए में कितना बॉयज है भाई, 40 है, और बी में कितना है, 20 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स का इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के हिसाब से मैंने पता कर लिया, ए में कितना है, 10 है, और बी में कितना है। अब बी में देखो ग्राफ जो है ये कितना है, बी में नंबर ऑफ गर्ल्स x+3a है ना। तो यानी बी में कितना है मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स, x+3a, ठीक है। तो देखो इंफॉर्मेशन पहले अब पता चल गया, लेकिन मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाए बी में तो मेरा मतलब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो देखो थोड़ा सा आप दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में। देखो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि पहले ए क्लास में कितना गर्ल्स थी भाई, x+a थी ना, x+a थी, तो x+a मेरा 10 दिया गया है। और नंबर ऑफ गर्ल्स बी में कितनी है भाई, अब x+3a, ठीक है। x+3a ये मुझे पता करना है। अब देखो एक और इन्फॉर्मेशन मुझे पता है कि जब x+5 है पे इक्वल टू 30, मतलब ये इक्वेशन मन मान लो, ये निकाले थे ना कि जब 10 गर्ल्स और ज्वाइन करती है तो प्रोबेबिलिटी 40% हो जाता है, तो उससे हम मेरा ये आ गया था, ठीक है। तो इसको भी यूज करेंगे क्योंकि ये नोट में दिया गया था, तो इसको सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो मेरा क्या दिया गया था भाई, x+5 पे कितना था, 30 दिया गया था ना। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो इससे हम लोग x और a निकाल सकते हैं ना। एक इक्वेशन 1 इसको मान लो और इक्वेशन 2 इसको मान लो, तो इसको इक्वेशन 1 - 2 कर देंगे, दोनों को डिफरेंस मतलब ले लेंगे, तो हमको x और a का वैल्यू निकल जाएगा ना। क्या हो जाएगा, अगर 1 - 2 करेंगे तो 4a = 20, इसीलिए मेरा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, और x का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो अब x और का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास बी में पता चल जाएगा ना, x+3 है, यानी 5 + 15 हो जाएगा, यानी कितना गर्ल्स है भाई क्लास बी में, कितना 20 गर्ल्स है, ठीक है, ये पता चल गया। तो अब टोटल स्टूडेंट क्लास ए में कितना हो गया भाई, स्टूडेंट्स जो है वो क्लास ए में कितना हो जाएगा, देखो 40 बॉय है और गर्ल कितना है, 10 है, तो 40 + 10 यानी ये कितना हो गया, 50। और क्लास बी में कितना टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, देखो 20 बॉयज है और 20 गर्ल्स है, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40। तो इसी का डिफरेंस चाहिए, इसी का मुझे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 50 - 40 यानी क्या हो जाएगा, 10, 10 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो डी क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके यूज करके, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो आपको मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या कह रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन क्लास सी इज 60 kg, ठीक है। तो देखो सी क्लास जो है मेरा, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है, 90 स्टूडेंट है। इसका टोटल एवरेज वेट कितना दिया गया भाई, इसका जो एवरेज वेट है वो 60 kg है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि सी क्लास में जितने भी बॉयज हैं और प्लस जितने भी गर्ल्स हैं उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा भाई मेरा, 60 kg इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है क्लास सी में, 90 है, यानी टोटल स्टूडेंट जो है उसका वेट 5400 kg हो जाएगा। ये तो आपको फटाफट पता चल जाएगा। यानी जितना भी गर्ल्स है, जैसे जितना भी बॉयज है उसका वेट का सम, और जितना भी गर्ल्स है उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, उसका सम 5400 kg। ये मुझे पता चल गया क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन क्लास सी 70 kg। क्लास सी में कितना गर्ल्स है भाई, क्लास सी में मुझे कितनी गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी कितना है, 30 है ना।
अब इसका जो एवरेज वेट है ये क्या है भाई, 70 kg है। यानी क्लास सी में जितने भी गर्ल्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो क्लास सी में मेरी गर्ल्स हैं उसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, टोटल वेट 30 गर्ल्स है तो 30 × 70, क्योंकि एवरेज 70 और टोटल नंबर गर्ल्स 30 है। यानी जितने भी गर्ल्स है उसका जो टोटल वेट है ये कितना आ गया, 2100 kg। अब देखो यहाँ क्या है कि टोटल बॉयज का वेट प्लस टोटल गर्ल्स का वेट क्लास सी में 5400 kg है, ठीक है। ये क्लास सी में है, ठीक है। ये 5400 kg है और गर्ल्स का वेट क्लास सी में टोटल कितना, 2100 kg। इसका कहने का मतलब है कि टोटल बॉयज का जो वेट होगा क्लास सी में कितना हो जाएगा, 5400 टोटल माइनस जितना टोटल गर्ल्स का वेट है यानी 2100, यानी ये कितना आ गया, 3300 kg, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन क्लास सी। तो देखो क्लास सी में 60 बॉयज है ना, तो एवरेज वेट क्या हो जाएगा, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास सी क्या हो जाएगा, क्लास सी में जो बॉय का वेट है कितना हो जाएगा भाई, 3300 kg। ये टोटल वेट है, सम जितना वेट है बॉयज का सम, और टोटल नंबर बॉयज कितना है, 60 है। तो ये कितना आ गया, 6×5 = 30, यानी 55 kg हो जाएगा एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास सी, ठीक है। ये बॉयज है, एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन क्लास सी। तो मेरा क्या हो गया आंसर, 55 kg। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो कितना इजी लग रहा होगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी इज 42। अब देखो क्लास बी में बोल रहा है टोटल जो स्टूडेंट है वो 42 हो, तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 3 क्लासेस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तीनों क्लासेस ए बी सी में मुझे इसका सम निकालना है। तो सी में तो मुझे पता है कि 30 है, बाकी ए और बी में मुझे पता करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन से क्या दिया गया है कि क्लास बी में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी नंबर ऑफ बॉयज 20 प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स x+3 है, ये 42 दिया गया एज पर क्वेश्चन। तो यहाँ से मेरा x+3 है कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखो एक इक्वेशन तो मुझे पता है ना, x+5 है 30 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी था जब 10 गर्ल्स और ज्यादा ज्वाइन करती है तो उसका क्या निकाले थे, उससे x और a में रिलेशन था ना, एक ये आ गया था। इसको हर क्वेश्चन में यूज करेंगे क्योंकि ये नोट में दिया गया था, ठीक है। यानी x+5 पे मेरा कितना दिया गया था, 30, इक्वेशन 1 में था, ठीक है। ये इक्वेशन 1 था। तो अब देखो इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लो, 1 में से 2 को माइनस कर दो तो x एलिमिनेट हो जाएगा ना, x मेरा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2a इजकल टू क्या हो जाएगा, 30 में से 22 गया 8, यानी a का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब इस किसी भी क्वेश्चन में a का वैल्यू रख दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा ना, कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 10, a का वैल्यू 4 आ गया। तो अब देखो क्लास a में कितना गर्ल्स होगा, x+a यानी 14 गर्ल्स हो जाएगा, और क्लास b में कितना गर्ल्स हो जाएगा भाई, x+3a यानी 4×3 = 12, 10, 22, 22 गर्ल्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स मुझे पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो देखो क्लास ए में कितना गर्ल्स है प्लस क्लास बी में कितना गर्ल्स है प्लस क्लास सी में कितना गर्ल्स है, ये पूछ रहा है। क्लास ए में कितना आ गया, 14 गर्ल्स है, और क्लास बी में कितना गर्ल्स है, 22 आ गया, और क्लास सी में तो पहले से हम लोग निकाल चुके हैं 30 है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 66 हो गया। तो मेरा 66 क्या हो जाएगा आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें क्या दिया गया है, एक्चुअली यहाँ पे एक गर्ल होगा, ठीक है, थोड़ा ये करेक्शन कर लेना। देखो क्या दिया गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन गर्ल फ्रॉम द क्लास बी। देखो क्लास बी में जो है एक गर्ल को सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, 11/21, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी एंड सी। मतलब बी और सी में जितना टोटल स्टूडेंट है उसका मुझे क्या एवरेज निकालना है, ठीक है। यानी मुझे तो तीन तो इन्फॉर्मेशन पता है, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी सी और नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास सी तो पता है, मतलब मुझे बस नंबर ऑफ गर्ल्स इन अगर क्लास बी पता चल जाएगा तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इससे हम लोग गर्ल्स इन क्लास बी निकाल लेंगे। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, क्लास बी की बात करें, क्लास बी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इसमें बॉय कितना है, बॉयज जो है वो 20 है, और गर्ल्स कितना दिया गया है एज पर क्वेश्चन, x+3 है ना,
जो स्टार्ट में दिया गया था। अब देखो, प्रोबेबिलिटी की मतलब एक गर्ल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी एक गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा ना, जितना एक गर्ल सेलेक्ट करना है इसमें, यानी x+3a, ये इवेंट हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल्स कितना हो जाएगा? 20 बॉय है और गर्ल्स कितना है टोटल? x+3a। यही हो जाएगा ना एक गर्ल सेलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी, हो जाएगा। तो ये कितना हो गया मेरा? x+3a बाई ये जो मेरा है 20 + x+3a, ये एज पर क्वेश्चन कितना दिया गया है? इसका प्रोबेबिलिटी 11/21 है। तो यहां से हम लोग x और a में रिलेशन निकाल लेंगे फटाफट। 63a हो जाएगा प्लस 220 प्लस 11 x हो जाएगा प्लस 33a हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां से मेरा 21x यानी 10x प्लस 30a मेरा क्या हो जाएगा? 220। इसीलिए मेरा यहाँ से x+3a मेरा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x+3a मेरा 22 हो गया, यानी एक ऊपर आओगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी ही तो x+3a है, ये मुझे 22 पता चल गया, ठीक है। तो बस मुझे यही तो चाहिए था ना, गर्ल्स इन क्लास बी पता चल गया है, 22 आ गया है। तो अब देखो, बी और सी क्लास में मुझे पता चल गया, क्लास बी सी में मेरा नंबर ऑफ बॉयज कितना है भाई और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। तो बॉयज कितना है, बॉयज का इन्फॉर्मेशन तो पहले ही दिया गया था 20 और 60, और गर्ल्स 30 पता चल गया था मुझे, और नंबर ऑफ गर्ल्स अब कितना आ गया है बी क्लास में 22। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन क्लास बी एंड सी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 42। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया? 90। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 42 प्लस 90/2, यानी ये कितना हो जाएगा? 132/2, यानी ये कितना हो जाएगा? 66। तो मेरा 66 क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो, प्रोबेबिलिटी दिया गया था एक गर्ल सेलेक्ट करने का, तो हमने एक्स और ए के बीच में रिलेशन निकाल लिया, एक इक्वेशन आ गया ना। इससे मेरा x+3a आ गया, तो वही तो नंबर ऑफ गर्ल्स था क्लास बी में, तो मुझे बस वही पता करना था। फिर दोनों स्टूडेंट का निकाल लिया सम, और उसका एवरेज दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो 66 क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो गाइस, यही प्रोबेबिलिटी का एसवीआईपीओ मेंस में पूछा था। देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा था आपको, देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ। इतना ग्राफ लग रहेगा खतरनाक दिया है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया तो कितने मजे में 5 क्वेश्चन आपको आराम से बन गए, ठीक है। 5 क्वेश्चन आराम से बन गए 2-2 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स आना भी बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, और मेक श्योर कि आपका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी ये क्वेश्चन जितना इजी वे में मैंने बताया उतने इजी में बनेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक बार कॉन्सेप्ट की वीडियो अच्छे से देख लो, बार बार देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती। आने वाले टाइम में मैं और भी प्रोबेबिलिटी के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वो भी बहुत आराम से बनेंगे। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट का इतना जबरदस्त इस्तेमाल है कि आपको मजा आ जाने वाला है। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप कॉमन सेंस से बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और सिंपल वे में बन जाएगा। चलो आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, एक टेबल दिया गया है, एक टेबल चार्ट है, ठीक है। इसमें 2 रो दिया गया है, एक रो 1 रो 2 है। तो फर्स्ट रो में जो है सर्टेन नंबर्स है, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में दिया गया है, जैसे 4 है, ए और बी के टर्म में है, बी के टर्म में सीरीज दिया गया, और एक लास्ट टर्म 38.5 है। तो एक रो में ये दिया गया इंफॉर्मेशन में कि द गिवन नंबर्स फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न इन रो 1, मतलब एक सर्टेन पैटर्न में मुझे हम लोग को वो पैटर्न खोजना है, ठीक है। अब रो 2 में क्या दिया गया है? तो देखो, सेकेंड रो कंसिस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग दिस नंबर। तो रो 2 में ये नंबर को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी है। तो देखो, अब कॉमन सेंस यहाँ पे ये बनता है कि मेरा रो 1 में ये 1 2 3 4 5 6 नंबर है, यानी रो 1 में मेरा कितना नंबर है भाई? टोटल 6 नंबर है। तो किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कोई भी एक नंबर उठाएंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा ना। प्रोबेबिलिटी कोई एक नंबर को सेलेक्ट करने का 6 नंबर में से, तो यही हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी 1/6। तो देखो, अब कोई कॉमन सेंस यूज करो, ए के सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, सही है, इसका भी 1/6 है, इसका भी 1/6 है, इसका भी 1/6 है, लेकिन दो नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? मतलब वो नंबर जरूर रिपीट किया होगा, मतलब 2 बार आया होगा। 2 बार आया होगा तभी ना, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 2/6 यानी 1/3। तो यानी 1/3 हो रहा है,
तो यानी ये जो 4 नंबर है इसका प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 4 के सेलेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है मेरा? 1/3 है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो नंबर है ये 2 बार आया है उस सीरीज में, यानी ये जो नंबर है मेरा बी, ये भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 2 बार आया तभी ना उसका प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/3 है, समझ गए? तो ये कॉमन सेंस लगाना था इस क्वेश्चन में। अब जिसको ये समझ आ जाएगा तो उसको क्वेश्चन कितना जल्दी बन जाएगा बताओ। इसमें यानी हमारा क्या हो गया? बी का वैल्यू कितना पता चल गया मुझे? 4 चल गया ना, क्योंकि 4 2 बार आएगा तभी इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/3। बाकी नंबर एक बार आ रहा है इसीलिए इसका 1/6 है सबका प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना। चलो अब क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू खोजना है। यानी हमारा सीरीज क्या है? 4 है, ए है, और क्या दिया गया है? बी है, 2b-1 है, और क्या है? 3 × b+1 है। ओके, पहले सीरीज को लिख लेते हैं, और लास्ट में 38.5 है। तो अब यहाँ से b का वैल्यू कितना पता चल गया मुझे? 4, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसका 1/3 था, मतलब 4 2 बार आया है उस सीरीज में, तो a 4 हो जाएगा b का वैल्यू। तो अब इसको सीरीज में लिख लेते हैं, 4a, ये 4 हो गया, ये कितना हो गया? b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, 7 4 1 5 3, ये 15 हो गया, और ये 38.5, यानी ये मेरा वो सीरीज है। अब ये सीरीज किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हमको वो पैटर्न ढूंढना है। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन बन गया, ठीक है? तो देखो, मुझे मैं हम लोग अब पैटर्न खोजते हैं। तो पैटर्न देखेंगे तो क्या हो सकता है, आप सोचोगे, थोड़ा ध्यान लगाओगे, तो मुझे ये पता चल रहा है कि 7 × 2 + 1 15 आ रहा है, ठीक है? और ये 15 से ये कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे आप, तो मेरे हिसाब से 15 × 2.5 + 1 करेंगे तब ये 38.5 आ जाएगा मेरा। तो अब समझ में आ रहा है, इंटू 2 + 1 है, इंटू 2.5 + 1 है, यानी ये कितना होना चाहिए? 4 × 1.5 + 1, यानी ये 7 आ गया। चलो, यानी पैटर्न पकड़ में आ गया। 1.5 0.5 मल्टीपल में बढ़ते जा रहा है, +1 कांस्टेंट है, ठीक है? तो इसके कहने का मतलब ये कितना होना चाहिए? ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 करेंगे तब 4 आएगा। ए से 4 कैसे आएगा? 1.5 है यहाँ, तो ये तो 1 आएगा ना, a × 1 + 1 4 आएगा, यानी a का वैल्यू यहाँ से कितना पता चल गया? a का वैल्यू 3 होगा। तो हम लोगों ने पैटर्न पकड़ लिया, a का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब देखो, और भी थोड़ा पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा? 4 में अगर 0.5 करके +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, यानी a का वैल्यू 3 होगा, कंफर्म हो गया है। यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा? हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है, तो a का वैल्यू तो 3 आ गया। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर जिसका समझ में आ गया कितना सिंपल वे में बन जाएगा। चलो, इसका एक और क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं अब। तो गाइज अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं इसका। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c = 3b+1, यानी c = 3b+1 का वैल्यू मुझे निकालना है। अब b का वैल्यू तो यहाँ 4 निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ पे इसको रख देंगे, b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 12 1 13, यानी c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। तो मेरा 13 सी क्या हो जाएगा? आंसर। तो देख रहे हो कितना इजी वे में बन गया। इसमें बस हमको ये कॉमन सेंस लगाना था कि 6 नंबर दिया गया है, ठीक है, ए और बी के वेरिएबल में, और प्रोबेबिलिटी सबका 1/6 होना चाहिए, लेकिन दो नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 आ रहा है, मतलब दोनों नंबर सेम होगा, तो एक जब 4 है तो दूसरा बी जो है वो भी 4 होगा, तभी तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। तब बी पता चल जाएगा मुझे। उसके बाद हम लोग सीरीज, ये जो सीरीज दिया गया है इसको पैटर्न खोज लेंगे। पैटर्न मैंने दिखाया आपको कैसे खोजेंगे, उससे हमको ए का वैल्यू पता चल गया। तो देखो कितना सिंपल वे में बन गया। कॉमन सेंस लगाना है आपको, मैथ जो है बस कॉमन सेंस की चीज है, क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। एसपीआई पीओ मेंस लेवल का ये क्वेश्चन था, देखो कितना आराम से बन गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या दिया गया, दो इक्वेशन मेरा दिया गया, ठीक है? एक इक्वेशन x² - 7x + t = 0 है, एक y² - 4y + t - 9 = 0 है। तो मतलब t का वैल्यू पता चल जाएगा तो इक्वेशन पता चल जाएगा, ठीक है? यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। नोट में कुछ दिया गया है, उसको देख लेते हैं क्या दिया गया है। द रूट ऑफ इक्वेशन 1 जो है वो p और q है, ठीक है? पहला वाला जो इक्वेशन है इसका रूट है p और q, ठीक है? और दूसरा जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, उसका जो रूट है वो है p और q माइनस p, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन दिया गया एज पर क्वेश्चन। उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया गया नोट में उससे हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है?
तो देखो मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस टी इजकल टू 0। तो इसका दो रूट दिया गया है जो कि p और q है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई, सम ऑफ द रूट्स तो आपको पता है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर जो बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अगर इसका दो रूट मान लो x1 जो x2 है, तो इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है भाई, सी बाई ए, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, यानी p प्लस क्यू कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा ना। देखो ये यूज कर लेना। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, -7 है, और c का वैल्यू क्या है, t है, ठीक है। तो p प्लस क्यू कितना हो गया, 7, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू क्या हो जाएगा, c बाई ए, यानी t हो जाएगा। तो दो चीज मुझे पता चल गया, p प्लस क्यू और p इंटू क्यू। अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस टी माइनस 9 इजकल टू 0। तो इसका भी दो रूट मुझे पता है, p है और एक है q माइनस पी। तो इसमें सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ द रूट्स, फिर से यही लगा देना फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए यानी 4 हो जाएगा। तो यहां से तो देख रहे हो p से p कट गया, यानी q का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 4। अब देखो q का वैल्यू 4 आ गया, तो इस इक्वेशन में देखो p प्लस क्यू 7 है, तो यहां से मेरा p कितना आ गया, 3, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन में t क्या है मेरा, p इंटू क्यू है, तो t का वैल्यू क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, 3 इंटू 4 यानी 12। तो देख रहे हो सिंपल स्टेप बाय स्टेप से p q और t का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। यानी मेरा पहला इक्वेशन क्या है भाई, पहला इक्वेशन मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस टी इजकल टू 0 यानी प्लस 12 इजकल टू 0, ये हो गया। और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस टी माइनस 9 यानी कितना हो गया, 12 में से 9 गया, 3 इजकल टू 0। टी का वैल्यू बैठा दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टी का वैल्यू 12 पता चल गया है ना। तो इसका ही कोई, इसका रूट क्या हो जाएगा भाई, अब तो ये तो इसको देखने से ही लग रहा है इसका रूट 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको देखने से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप फास्ट सॉल्व कर लेना। और इसमें क्या रूट हो जाएगा, इसमें भी आप देखते ही बता सकते हो, y का रूट क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। तो x और y का वैल्यू रूट पता चल गया मुझे कि क्या है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2 का पावर n इज मल्टीप्लाइड विथ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 तो ये है ना मेरा, इसमें अगर 2 का पावर n को मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसको निकालना है इफ द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन इज एडेड बाई 1। तो देखो इसमें पहले हम लोग, ये तो यही हो गया ना, मान लो n का पावर अगर 0 रहता तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इजकल टू 0, यही हो जाएगा ना। और एक के लिए होल्ड करेगा तो सबके लिए होल्ड करेगा। तो y का रूट तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना, 1 और 3 है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको वो नंबर खोजना है अगर स्मॉलेस्ट रूट जो है इस इक्वेशन का उसमें 1 ऐड कर देना है। तो इसमें स्मॉलेस्ट रूट क्या है, इसका 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो यही आंसर हो जाएगा, 2 मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो रिजल्टेंट नंबर खोजना है वो क्या है, जो स्मॉलेस्ट रूट है इक्वेशन 2 का उसमें एक जोड़ के बना है। तो इसमें क्या हो गया, स्मॉलेस्ट रूट तो 1 है, तो इसमें 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया, ठीक है। तो मेरा 2 क्या हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो कितना मजेदार क्वेश्चन था। चलो इसका एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलो गाइस इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ t माइनस 8 का पावर q। तो t का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, 12 निकाल लिया, 12 माइनस 8, और q का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 का पावर 4 यानी कितना हो गया, 4 चौके 16 यानी 256। तो 256 मेरा क्या हो जाएगा, डी आंसर। तो कितना सिंपल में बन गया, मुझे p का, q का और t का वैल्यू निकालना था विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन नोट में दिया गया था उस इन्फो से p q और t का वैल्यू निकालने था, उसके क्वेश्चन फिर जल्दी बन गया। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइज आप मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखो क्या कह रहा है, दो इक्वेशन दिया गया है आपको, ठीक है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 1 एंड 2, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 है, और एक है पी वाई स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। इसके बाद आपको नोट दिया गया, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो दो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको देख लेते हैं। कह रहा है सी इज ए 1 डिजिट प्राइम नंबर, सी जो है मेरा 1 डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है, बट नॉट द इवन प्राइम नंबर। मतलब सी इवन प्राइम नंबर है, हम लोगों को पता है कि ओनली इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है, यानी सी
2 के बराबर नहीं है। 2 को छोड़ के बाकी और दूसरा हो सकता है, लेकिन 2 नहीं है। और ये भी बोल रहा है कि ये 1 डिजिट प्राइम नंबर है। तो 1 डिजिट प्राइम नंबर है तो सी का क्या-क्या हो सकता है वैल्यू भाई? या तो 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। यही हो सकता है ना, 3, 5, 7, क्योंकि सी सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, ठीक है? तो लेस देन 10, सी का क्या है? लेस देन 10 है, और प्राइम नंबर है, और ये 2 के बराबर नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है सी की। अब दूसरे में क्या दिया गया है कि बी एंड पी आर टू डिजिट प्राइम नंबर। अब मेरा बी और पी जो है ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये 2 डिजिट वाला प्राइम नंबर है, लेस देन 20। तो 20 से कम है, तो 20 से कम है, यानी ये प्राइम नंबर है डबल डिजिट का, और 20 से कम है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई? 11, 13, 17 और 19, यही हो सकता है ना, डबल डिजिट प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, अब देखो तीसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है। द वैल्यू ऑफ 3c, 3 टाइम्स सी का जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन बी, 3c ग्रेटर देन बी, ये दिया गया है। ठीक है, और ये भी दिया गया है कि p इज ग्रेटर देन 11, और कह रहा है p जो है वो 11 से बड़ा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो p 11 से बड़ा है, तो मतलब p का पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? देखो तो p क्या हो सकता है मेरा? 13 हो सकता है, या 17 हो सकता है, या 19 हो सकता है। ठीक है, तो p का पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या दिया गया भाई। चौथा में दिया गया है कि द रूट्स आर नॉट इरेशनल, मतलब इसका जो रूट आता है वो इरेशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है, मतलब रूट में उसका वैल्यू नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ क्यू जो इज इक्वल टू द सम ऑफ वैल्यू ऑफ बी एन 1, मतलब ये दिया गया है क्यू का जो वैल्यू है ये बी प्लस 1 है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब एक पांचवा लास्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, b इज ग्रेटर देन p, मतलब b जो है p से बड़ा है। और क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन आर इक्वल, मतलब इस दोनों इक्वेशन का जो स्मॉलेस्ट रूट है वो इक्वल है। ठीक है, दोनों का जो स्मॉलेस्ट रूट आएगा वो सेम है। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया गया, और मुझे 2 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना है। तो देखो b ग्रेटर देन p है, इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि b का वैल्यू क्या हो सकता है। b का वैल्यू क्या हो सकता है भाई? ये p से बड़ा है, तो क्या पॉसिबिलिटी बचेगी? या तो 17 होगा या 19 होगा, यही हो सकता है ना, क्योंकि p मेरा क्या है? p है मेरा 13, 17 और 19 है, तो b क्या हो सकता है मेरा? कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? b मेरा 17 और 19 हो सकता है ना भाई। b मेरा क्या हो सकता है? 17 और 19। क्यों? क्योंकि b जो है मेरा p से बड़ा है। ठीक है, तो p जितना भी होगा b उससे क्या होगा? बड़ा होगा। मान लो p अगर 13 रहता, तो b क्या है? इससे बड़ा है, तो ये 17 और 19 का पॉसिबिलिटी आ रहा है ना, एक पॉसिबल मैं मान के लेके चल रहा हूँ। तो देखो अब मेरा q इज इक्वल टू बी प्लस 1 है, q इज इक्वल टू क्या है? b प्लस 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि q का पॉसिबिलिटी, c का क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई। तो गाइस देखते हैं c का क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो c क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 3 टाइम्स c जो है ये ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे c का 3 लेते हैं, तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर c का वैल्यू 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 9 ग्रेटर देन b, यानी b का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 9। तो b का लेस देन 9 पॉसिबिलिटी है। देखो b का कॉम्बिनेशन है 17 19 का है, तो ये तो नहीं होगा। अब एक 5 लेके चलते हैं, मान लो c का वैल्यू 5 हो, तो 5 लेंगे तो b क्या हो जाएगा? लेस देन 15, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ठीक है, क्योंकि b 17 या 19 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इसका मतलब c का वैल्यू क्या होगा? अगर 7 लेंगे तो b लेस देन 21, जब c क्या है? 7 है। तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि लेस देन 21 तो हो सकता है ना, 17 19 21 से एक छोटा है, मतलब c का क्या वैल्यू आ गया मेरा? 7। ठीक है, तो हम लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे पॉसिबिलिटी लेके, फिर वो कौन सा पॉसिबिलिटी बैठ रहा है उसको ले लेंगे। तो सी का वैल्यू 7 आ गया, ये तो आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है बी जो है पी से बड़ा है, तो बी अगर पी से बड़ा होगा तो बी का क्या वैल्यू है? बी का या तो 17 है या 19 है, मतलब पी का क्या वैल्यू हो सकता है? अगर इस सेट में देखें तो पी का वैल्यू 13 हो सकता है, यानी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13। ठीक है, तो अब मेरा 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। देखो पॉसिबिलिटी मेरा 2 बन रहा है, अब उस दोनों को लिख लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी दूसरा पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी में क्या है मेरा? सी तो 7 है, ठीक है, और पी मेरा क्या है? 13 है। लेकिन मेरा बी जो है, एक में क्या है? एक बार 17 है, एक 19, दोनों लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर 17 लेंगे तो क्या होगा, 17 लेंगे तो एक बार 17 ले लेंगे, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी में C7 B13, लेकिन एक पॉसिबिलिटी में B क्या ले लेंगे 19, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है Q इजकल टू B+1 है, तो Q कितना हो जाएगा, B में एक जोड़ देंगे, Q कितना हो जाएगा, B में एक जोड़ देंगे, तो एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, दोनों लेके चलते हैं और देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इजकल टू 0, एक इक्वेशन ये है, ऊपर में देख लो, और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, py² प्लस qy प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन ये है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि c का वैल्यू 7 है और p का वैल्यू p q c b का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग b और c की वैल्यू को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ax² प्लस bx हो जाएगा 17x प्लस c, यानी 7 इजकल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में हम लोग p और q का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 है ना मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है मेरा भाई, p का वैल्यू मेरा कितना है 13 है ना, तो यानी 13y² प्लस क्यू का वैल्यू क्या है 18 है, 18y प्लस c का वैल्यू 7 है, ये 7 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप y का वैल्यू फटाफट निकाल लो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -18 प्लस माइनस 18 का स्क्वायर 324, 4 सत्ते 28 गुना 13, कितना हो गया ये 28, 364। तो ये कितना हो गया 364, यानी ये -364/26 हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया -18, लेकिन प्लस माइनस ये तो -40 आ गया, मतलब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई मेरा क्या दिया गया क्वेश्चन में, क्या दिया गया था कि रूट्स आर नॉट इरेशनल, तो इरेशनल रूट नहीं है, तो मेरा हम लोगों ने जो ये पॉसिबिलिटी लिया था ये गलत हो गया, तो यानी दूसरा पॉसिबिलिटी ही सही होगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 मेरा सही है, वो भी चेक कर लेंगे। पॉसिबिलिटी 2 में मेरा क्या है, ये वाला पॉसिबिलिटी जो है, यानी सी का वैल्यू 7 है, पी का वैल्यू 13 है, बी का वैल्यू 19 है और क्यू का वैल्यू 20 है, इससे बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। अब ये रख के देख लेते हैं, तो ये रख के देखेंगे तो py² प्लस qy प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें y का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा -20 प्लस माइनस 428 गुना 13, ये कितना हो गया 364 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 26, तो ये कितना आ गया मेरा -20 प्लस माइनस 36 आ जाएगा बाई 26, यानी ये कितना हो गया -20 प्लस माइनस 6/26, यानी इसका क्या आ जाएगा, एक रूट तो आ जाएगा -1 आ जाएगा और दूसरा रूट क्या आ जाएगा -14/26, यानी ये कितना हो गया 7/13, ठीक है, यानी y का मेरा दो रूट आ गया है -1 और -7/13, तो इसमें स्मॉलर रूट कौन हो जाएगा, y का जो स्मॉलर रूट है वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इसका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मुझे कुछ दिया गया है, देखो क्या कह रहा है कि जो स्मॉलर रूट होगा, इस दोनों इक्वेशन का जो स्मॉलेस्ट रूट है वो इक्वल है, इसका जो भी स्मॉलेस्ट रूट है इक्वल है ना, तो स्मॉलेस्ट रूट मेरा कितना आ गया y का -1 है, इसका मतलब ये जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ax² प्लस bx प्लस c का भी ये रूट होगा, ये जो -1 है, यानी इसका हम लोग अगर x का वैल्यू -1 करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ना, तो a का रख देते हैं -1, कितना हो गया a इंटू 1 माइनस बी प्लस सी इजकल टू 0। अब देखो यहां से तो मुझे पता है ना, b और c का वैल्यू पता है मुझे, b और c का वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, b और c का वैल्यू, b 19 है और c का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेंगे, a माइनस बी प्लस सी कितना है 7 इजकल टू 0, इसीलिए मेरा a क्या हो गया 12, ठीक है, तो A12 आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो A क्या आ जाएगा 12 आंसर।
तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें पॉसिबिलिटी लेके चलना था, क्योंकि मेरा दो पॉसिबिलिटी आ रहा था, तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया और रूट इरेशनल कह रहा नहीं है, तो दूसरा पॉसिबिलिटी चेक किया तो उससे मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज इसका सेकंड क्वेश्चन में आता है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इंटू क्यू। तो देखो ये पॉसिबिलिटी मेरा आ गया था ना, ये वाला पॉसिबिलिटी सही बैठ गया था, तो इसमें p का कितना वैल्यू आ गया था, p का 13 था और q का वैल्यू कितना आ गया था 20। ये वाला फिट बैठ गया था, तो p इंटू क्यू पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 13 गुना 20 260 260 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, तो C 260 विल बी द आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज अब आते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा दिया है। इसमें है कि रूट एन क्यू का पावर एन जो है ये इंटू पी प्लस वन जो है, ये मेरा एच पर क्वेश्चन 27 के बराबर दिया गया है। ठीक है, और एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें क्यू प्लस एम माइनस एन का जो स्क्वायर है ये 64 है। अब कह रहा है कि फाइंड द, मुझे क्या खोजना है, सम ऑफ क्यू एम एन एन, Q प्लस एम प्लस एन का सम मुझे चाहिए। तो डाटा सफिशिएंसी क्या आता है, दो स्टेटमेंट दिया रहता है। आप ये जो क्वेश्चन का आंसर किससे कर सकते हो, स्टेटमेंट वन से या स्टेटमेंट टू से या दोनों कंबाइन करके, या किसी भी स्टेटमेंट से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये ऑप्शन रहता है ना इसमें। तो इसको सॉल्व करते हैं अब, और ये भी इंफॉर्मेशन दिया है, इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है इफ p इज द लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो p जो है लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर है। तो भाई एक ही प्राइम नंबर जो है इवन होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो लार्जेस्ट इवन प्राइम नंबर तो 2 है। अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम में कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप इजीली बोलोगे p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 है। अब देखो इक्वेशन 1 दिया गया है मेरा, इक्वेशन 2, उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है मेरा, रूट एन क्यू का पावर एन इंटू पी प्लस वन इज इक्वल टू 27, ये दिया है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे ये तो यही हो गया ना, क्यू का पावर एन इंटू वन बाई एन, यही हो गया ना, इंटू पी प्लस वन, पी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 1 3 हो गया यानी 27। अब ये 3 से कट जाएगा 9 हो जाएगा, इसलिए मेरा क्यू का वैल्यू कितना आ गया 9। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, p का वैल्यू पता चल गया, q का वैल्यू पता चल गया हमको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, q का वैल्यू पता चल गया है, तो मतलब हमको क्या चाहिए, m प्लस n प्लस q का वैल्यू कितना है 9, 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हमको क्या करना है भाई, m और n पता रहेगा तो ये सम पता चल जाएगा ना मुझे। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया भाई, देखो कह रहा है 1 एन माइनस वन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है, देखो एक स्टेटमेंट 1 में एक क्यूबिकल इक्वेशन है, एम एक्स क्यू प्लस एन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजकल टू 0। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका 1 और -1 इसका रूट है। तो रूट है तो मतलब भाई x का वैल्यू अगर हम लोग इतना रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो एक बार x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस एन माइनस 5 इजकल टू 0, यानी यहाँ से क्या आ गया, m प्लस एन इजकल टू 5 जब x का वैल्यू 1 रखा। अब जब x का वैल्यू -1 रखेंगे तब क्या आएगा, माइनस एम प्लस एन प्लस 2 माइनस 3 इजकल टू 0। इसको आप फटाफट कर लेना, तो यहाँ से मेरा n माइनस एम कितना हो गया भाई 1। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इससे मेरा क्या पता चल जाएगा, इससे मेरा m और n का वैल्यू पता चल जाएगा ना। इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2n इजकल टू 6, इसलिए यहाँ से n क्या आ गया 3 और m क्या आ जाएगा 2। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है हमको, m प्लस एन प्लस 9 का वैल्यू पता करना है। तो अब एम एन का वैल्यू पता चल गया तो हम लोग इसको इजीली पता कर सकते हैं, m प्लस एन प्लस q का वैल्यू हमको अब खोजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो q का वैल्यू ऑलरेडी 9 निकाल चुके हैं और m का वैल्यू कितना है 2 है, n का वैल्यू 3 है, q का वैल्यू 9 है, तो ये कितना हो गया 14। तो लेकिन मतलब अब हम लोग ये समझ गए हैं कि स्टेटमेंट 1 से हम इसका आंसर कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट 1 से तो कर सकते हैं। अब चेक करते हैं स्टेटमेंट 2 को। ठीक है, स्टेटमेंट 2 को चेक करते हैं, क्या इससे हम लोग m प्लस एन प्लस क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू का वैल्यू तो ऑलरेडी पता चल चुका है, m और n का वैल्यू क्या पता चल सकता है स्टेटमेंट 2 से। तो देखो स्टेटमेंट 2 में दिया गया है q इजकल टू n प्लस 6 है और 2m प्लस
Q इक्वल टू 13 दिया गया है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 में मेरा क्या दिया गया है भाई, Q इक्वल टू n+6 है, और दूसरा क्या दिया इन्फॉर्मेशन, 2m+q जो है 13 के बराबर है। तो देखो Q का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी 9 निकाल चुके हैं ना, तो Q का वैल्यू तो हम लोग 9 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये 9 इक्वल टू n+6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब इस इक्वेशन में हम लोग देखेंगे तो 2m+q, q का वैल्यू पता है 9 है, तो ये 13 हो गया, यानी यहाँ से कितना हो गया 2m इक्वल टू 4, यानी m का वैल्यू कितना हो गया 2। देखो यहाँ से भी हमको m और n का वैल्यू पता चल गया है, तो हम लोग को क्वेश्चन में m प्लस n प्लस q का वैल्यू तो इससे भी निकल जाएगा, क्या है m n ये, और q कितना है 9 है, तो 14 हो गया। तो मतलब स्टेटमेंट 2 से भी मेरा आंसर निकल गया, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आइदर स्टेटमेंट से हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान से आप ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो ये सी आंसर हो जाएगा, डाटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 एलोन और इन स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था, और आने वाले टाइम में मैं और भी आपको डाटा सफिशिएंसी के हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि वो आपके मेंस एग्जामिनेशन में पूछेंगे ही, चाहे आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, मेंस एग्जाम में डाटा सफिशिएंसी के इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका मेंसुरेशन टॉपिक पे है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा, जो आपने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा है उसी पे ये बेस है। देखो एक सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल मुझे दिया गया, ठीक है, तो एक सर्किल है, ठीक है, तो सर्किल का एरिया दिया गया है, तो एरिया कितना दिया गया भाई 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, जहां पे आर क्या होता है मेरा रेडियस, आर क्या होता है रेडियस, और पाई क्या होता है 22/7, ठीक है, तो ये दिया गया है। अब क्या दिया गया और इंफॉर्मेशन, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल आर इज हाफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब एक और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होता है जिसका लेंथ ये एल और बी, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें और क्या दिया गया है कि जो रेडियस है सर्किल का, ठीक है, आर जो है ये हाफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब L/2 है, जितना भी रेक्टेंगल का लेंथ है उसका हाफ है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है क्वेश्चन में। अब देखो और भी बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 10 मीटर मोर देन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर c मान ले तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल 2πr होता है ना, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, और इसका क्या होता है, इसका ये क्या होगा पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, मतलब सारे जो साइड है उसका सम होता है वही पेरीमीटर हो जाएगा ना, तो पेरीमीटर क्या होता है, मतलब जितना भी साइड है उसका सम जो क्या होगा रेक्टेंगल का, वही पेरीमीटर मेरा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है ना, स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा। तो देखो अब क्या कह रहा है ये पेरीमीटर जो है, ये पेरीमीटर जो है ये 10 मीटर मोर देन द सर्कमफेरेंस है, ठीक है, तो देखो अभी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मुझे क्या पता है एरिया ऑफ सर्किल कितना दिया गया है, यानी पाई आर स्क्वायर 616 दिया गया है, यानी इसके कहने का मतलब है यहाँ से आर रेडियस ऑफ द सर्किल तो निकल जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 616, ठीक है, तो ये कितना हो गया 22 दूना 54, तो यहाँ से हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे आर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा 7 × 616/22, ठीक है, ये 11 से चला गया तो ये कितना हो गया 308, ये कितना हो गया 11 दूना 22 28, यानी आर स्क्वायर जो रेडियस ऑफ द सर्किल कितना है 7 × 4 लिख लेते हैं, यानी रेडियस कितना हो जाएगा 7 × 2, यानी 14 मीटर है मेरा रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्किल मुझे पता चल गया, इस सर्किल का रेडियस क्या है, रेडियस आर कितना है इसका 14 मीटर है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा सर्किल का 2πr, और आर का वैल्यू कितना है मेरा 14, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, पाई क्या होता है 22/7 गुना 14, तो ये कितना हो गया 2 दूना 4 88 मीटर, मतलब सर्कमफेरेंस जो है ये सर्किल का कितना है 88 मीटर है। अब ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ये 10 मीटर ज्यादा है सर्कमफेरेंस से, यानी 88 + 10 है, यानी कितना है 98 मीटर। इसके कहने का मतलब है
कि 2 टाइम्स जो लेंथ प्लस ब्रेथ है रेक्टेंगल का 98 है, इसलिए यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का 49 मीटर। तो ये पता चल गया मुझे, ठीक है। तो देखो जितना इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे हम लोग बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो 10 मीटर मोर देन द सर्कल एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज बी। अब क्वेश्चन में आते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, 1 एंड 2। ए एक्स स्क्वायर माइनस 42x रेडियस और लेंथ के टर्म में, रेडियस और ब्रेथ के टर्म में दिया गया, ठीक है। तो इससे मुझे वैल्यू निकालना है, एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो रेडियस क्या है, रेडियस क्या है मेरा, रेडियस लेंथ बाई 2 है। तो यहां से मेरा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 2 टाइम्स द रेडियस है। तो रेडियस तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं ना, 14 मीटर। तो 14 हो गया, यानी कितना हो गया मेरा लेंथ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 28 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रेथ कितना हो जाएगा, मतलब उसकी चौड़ाई 21 मीटर हो गया, ठीक है। तो रेडियस भी पता चल गया और लेंथ और ब्रेथ भी पता चल गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन इजीली बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो इक्वेशन है, ठीक है। उस इक्वेशन का क्या है, रूट क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस आर प्लस एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में तो हम लोग आर और एल का वैल्यू मुझे पता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 42x और आर प्लस एल कितना हो जाएगा, आर प्लस एल कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है मेरा भाई, जेड वाई स्क्वायर माइनस 35y प्लस आर प्लस बी इजकल टू 0, यानी रेडियस प्लस चौड़ाई जो है उसका दिया गया है। तो इसको क्या लिख लेंगे, जेड वाई स्क्वायर माइनस 35y और रेडियस क्या है भाई 14 और ब्रेथ क्या है 21, यानी ये कितना हो गया 35 इजकल टू 0। तो दो इक्वेशन बन गए अब मेरा, ठीक है। लेकिन अभी भी जो है ए और जेड तो मुझे पता नहीं है कि क्या है। और मुझे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में भाई, ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू चाहिए मुझे, क्या होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि ये कैसे निकलेगा आखिर। तो गाइस देखो नोट में दिया गया है मेरा, द हाईएस्ट रूट इन इक्वेशन 1 एंड 2 आर 14 एंड 7। मतलब इक्वेशन 1 का जो सबसे बड़ा रूट है वो 14 है और इक्वेशन 2 का जो सबसे बड़ा रूट है वो 7 है, ठीक है। यानी ये जो हमने निकाला है इसका एक रूट क्या है 14 है बड़ा वाला रूट, और इसका एक रूट क्या है बड़ा वाला 7 है। तो मतलब इसका वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो गाइस 14 को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि इसका जो बड़ा रूट है वो 14 है, तो x का वैल्यू 14 रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसी तरह इसका जो एक हाईएस्ट रूट है वो 7 है, तो 7 का वैल्यू y की जगह रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं a का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे x का वैल्यू क्या है, जो बड़ा रूट है 14 है, तो उसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 42 टाइम्स 14 प्लस क्या हो जाएगा 42 इजक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फटाफट कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 196a माइनस 14 दूना 28 8 हाथ में 2 588 प्लस 42 इजक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फटाफट a का वैल्यू निकाल लेंगे। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 546 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 546 बाई 196। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 से चला जाएगा मेरे हिसाब से, 7 49 7 56 7 दूना 14, ये हो जाएगा 39, ये 14, यानी ए का वैल्यू मेरे कितना हो गया 39/14। इसी तरह अब बी का वैल्यू निकाल लेंगे, इसी तरह अब किसका वैल्यू निकाल लेंगे
y का वैल्यू एक बार 7 रख देंगे। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 7 रख देंगे, क्योंकि ये इसका एक रूट है, बड़ा वाला रूट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर है, यानी जेड इंटू 49 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, -35y है, -35 इंटू 7 प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए यहां से z का वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 5 टू 45 प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मेरा 49 टाइम्स z जो है ये क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इसलिए यहां से z का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30/7, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया। अब a का वैल्यू पता चल गया और z का वैल्यू पता चल गया, तो अब तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2az प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। ध्यान से देखोगे, ये तो a माइनस जेड का होल स्क्वायर है भाई, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, 39/14 है, और z का कितना है, 30/7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 14, 39 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 60 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, -21/14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7×1 = 14, तो -3/2 का कितना हो गया, 3×9/4। तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, 9/4, ये हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर जाएंगे, 9/4 विल बी द आंसर। तो कितना मजेदार क्वेश्चन था, आपको मजा आएगा होपफुली। इसमें बस हमको क्या करना था, जो इन्फॉर्मेशन था उससे रेडियस निकालना था, फिर रेडियस और लेंथ में रिलेशन दिया है तो लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ पता है तो ब्रेथ पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन में हम लोग रीड रूट दिया गया है, इक्वेशन का जो बड़ा रूट है वो 14 और 7 दिया गया है, तो उसको उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो उससे मेरा ए का वैल्यू निकल जाएगा और जेड का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। और अगर आपको ये पता रहेगा कि ये a माइनस जेड का होल स्क्वायर होता है तो कैलकुलेशन और भी जल्दी हो गया, ठीक है। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें देखो, एक बैग ए है, उसमें 9 ब्लू बॉल है, ठीक है, और 6 ग्रीन बॉल है, एंड ऑल्सो इसमें व्हाइट बॉल्स है, लेकिन इसका नंबर नहीं दिया गया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 व्हाइट बॉल्स फ्रॉम बैग ए इज 1/11। तो एक इन्फॉर्मेशन दिया गया मुझे कि व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने का, 2 व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/11, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बैग ए का था। अब देखो, एक बैग बी भी है उसमें, जिसमें 4 व्हाइट बॉल है, और रेशियो ऑफ ग्रीन एंड येलो बॉल, उसका रेशियो दिया गया है बैग बी में 3:2 है। तो एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी, बैग बी में जो टोटल नंबर बॉल है वो 12/11 ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए। मतलब अगर मुझे बैग ए में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता चल गया तो बैग बी में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। आगे क्या दिया गया है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 4 येलो बॉल्स फ्रॉम बैग बी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। तो देखो, मेरा क्या है भाई, सबसे पहले बैग ए बना लेते हैं। बैग ए है मेरा, ये क्या है, बैग ए। बैग ए में क्या क्या है वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, 9 ब्लू बॉल्स है, 9 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, और 6 ग्रीन बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, ठीक है। और व्हाइट बॉल भी है, लेकिन कितना है ये मुझे पता नहीं है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि अगर इससे हम लोग 2 व्हाइट बॉल निकालेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/11, ठीक है। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अभी ही निकाल लेंगे। तो देखो कितना सिंपल कॉमन सेंस वाली चीज है ये। मान लेते हैं इसमें x व्हाइट बॉल है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे कितना व्हाइट बॉल है, एक्स व्हाइट बॉल है, और टोटल बॉल्स कितना है, टोटल बॉल्स हो जाएगा 9 ब्लू है, 6 ग्रीन और एक्स व्हाइट बॉल। तो टोटल बॉल क्या हो जाएगा, 15 + x, ठीक है। ये टोटल बॉल हो गया और ये व्हाइट बॉल हो गया। तो देखो, 2 व्हाइट बॉल निकालना है मुझे, मतलब x में से 2 सेलेक्ट करना है। और टोटल बॉल्स कितना है मेरा, x + 15 है ना, तो उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी 2 व्हाइट बॉल निकालने का इस बैग से, ठीक है। तो ये मेरा दिया गया है 1/11, ठीक है। तो अब आप कॉमन सेंस यूज करना कि x का हम कौन सा वैल्यू रखें कि मेरा ये आ जाए, ठीक है।
क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि कौन सा कॉम्बिनेशन करे कि मेरा नीचे 11 आने का चांस रहे। तो अब थोड़ा सोचोगे, तो सोचो अगर x का वैल्यू 7 रखते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 7 15 22 हो जाएगा। मतलब 22 का एक फैक्टर 11 है ना, तो हम लोग x का वैल्यू 7 रख के ट्राई करते हैं। तो अगर x का वैल्यू 7 रख के आप ट्राई करते हैं तो 7c2 बाई कितना हो जाएगा, 22c2। देखते हैं क्या ये 1/11 आता है। तो 7c2 क्या हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लोगे। फैक्टोरियल 7 5 2 7 इंटू 6/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और 22c2 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 22 फैक्टोरियल 2। ये मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो होपफुली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वहां अगर कंफ्यूजन है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की फुल वीडियो देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट वाली, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 11 गुना 21। तो देखो कट के 1/11 आ गया ना, यानी मेरा एक्स का क्या वैल्यू आ जाएगा, 7। तो मतलब बैग ए में मेरा अब पता चल गया मुझे, बैग ए में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया ना। क्या है भाई, 9 ब्लू बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है और 7 व्हाइट बॉल है। ठीक है, तो देखो अब इसमें टोटल बॉल कितना हो गया, 9 6 15 7 22। बैग ए में 22 बॉल है। अब कह रहा है एक बैग बी भी है, एक मेरा क्या है, बैग बी है। ठीक है, बैग बी में जो टोटल बॉल है ये कितना है, 12/11 जितना बैग ए में बॉल है टोटल। तो बैग ए में तो 22 है, यानी इसमें कितना हो जाएगा, 12/11 गुना 22 यानी कितना हो जाएगा, 24। मतलब बैग बी में मेरा टोटल कितना बॉल है, 24। तो और देखते हैं भाई क्या दिया गया है, बैग बी में 4 वाइट बॉल है। टोटल बॉल तो पता चल गया मुझे, लेकिन और क्या दिया है, 4 वाइट बॉल है। और रेशियो ऑफ, देखो बैग बी में क्या है कि ग्रीन और येलो बॉल का जो रेशियो है ये कितना दिया गया है, 3:2। चलो मान लेते हैं 3y/2y। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3y ग्रीन बॉल है और 2y क्या है मेरा, येलो बॉल है। ठीक है, तो देखो टोटल बॉल तो 24 है, यानी 4 व्हाइट बॉल प्लस 3y ग्रीन बॉल प्लस 2y येलो बॉल मिलके मेरा 24 होना चाहिए ना। तो यहाँ से y का वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5y = 20, इसलिए y का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो अब मुझे बैग बी में भी पता चल गया भाई कि 4 व्हाइट बॉल है और ये 3y कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, y का वैल्यू 4 है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y यानी 8 हो जाएगा। तो अब देखो ये है मेरा बैग ए में भी पता चल गया मुझे कि कौन बॉल कितना है, और बैग बी में भी पता चल गया कौन बॉल कितना है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं। ए बैग में क्या है भाई, 9 ब्लू बॉल है, ठीक है, 6 ग्रीन बॉल है और 7 वाइट बॉल है। और बैग बी में क्या है भाई, 4 वाइट बॉल है और 12 ग्रीन बॉल है और आपका 8 जो है येलो बॉल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बैग ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 4 येलो बॉल फ्रॉम बैग बी। तो मुझे बैग ए से 2 ग्रीन बॉल निकालना है, ठीक है, और बैग बी से क्या निकालना है मुझे, 4 येलो बॉल। तो इसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल के सम कर देंगे इसके प्रोबेबिलिटी से, तो वो पूछ रहा है। तो देखो इसमें से 2 ग्रीन बॉल निकालने का क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 6 ग्रीन बॉल है ना, तो 6 में से 2 सेलेक्ट करेंगे और टोटल बॉल कितना है 22, उसमें से 2 सेलेक्ट करेंगे, तो ये ग्रीन बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी हुआ। प्लस क्या पूछ रहा है, प्लस बोल रहा है कि इसमें 4 येलो बॉल है। ठीक है, 4 येलो बॉल निकालने, यानी 8 येलो बॉल में से सेलेक्ट करेंगे 4 येलो बॉल को और डिवाइड करेंगे कितना, 24 बॉल में से मुझे 4 बॉल निकालना है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना। तो अब आपको ये निकालने आता है, आप ये खुद निकाल के देखना। तो आपको क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा ये आ जाएगा 380/5313। तो आप कैलकुलेशन कर लेना इसका, इतना ही आएगा। ठीक है, 380/5313 ये हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो कितना खूबसूरत क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया। यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कॉमन सेंस लगाना, एक्स का कौन सा वैल्यू रखें जिससे नीचे मतलब 11 फैक्टर आ जाए, तो 7 रखेंगे तो आ जाएगा, ये कॉमन सेंस लगाया। अब मुझे बैग ए में नंबर ऑफ बॉल्स पता चल गया, तो बैग बी में क्या है, रेशियो दिया गया है बॉल का और टोटल बॉल्स पता है, क्योंकि रिलेशन इसमें है, ए और बी के बॉल के बीच में रिलेशन है। तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लिया। अब ए बी में आपको बॉल पता चल गया कौन कितना बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना तो आसान है भाई।
उसको निकाल के दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर। तो होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें मेरा 3 सीरीज दिया गया है, 1 2 3 3 सीरीज है जो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉलो, एक पैटर्न कह रहा है पहचानने के लिए कौन सा ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो क्या है, सब्सिक्वेंट स्टेप इन ऑल द इक्वेशन इज वन मोर देन द स्क्वायर ऑफ द कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर। मतलब कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर +1 के सीक्वेंस में ये पैटर्न चलना चाहिए। तो इसमें से कौन ये फॉलो करेगा। तो देख लेते हैं, 66 को लिखते हैं, 148 लिखते हैं, 270 लिखते हैं, 440 पहला वाला सीरीज को लिख लेते हैं और इसका पैटर्न पकड़ते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या उसको। तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, फटाफट बोलो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 122, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 170। तो ये फटाफट कैलकुलेशन करना, 500 166 यानी ये कितना हो जाएगा 226। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 256 से बच गया यानी 290 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 9 स्क्वायर +1 है ना, ये क्या 11 स्क्वायर +1 है, और ये क्या है 13 स्क्वायर +1 है, और ये क्या है 15 स्क्वायर +1 है, और ये क्या है 17 स्क्वायर +1 है। मतलब देखो कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर का +1 है ना सारे में, तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 1 तो फॉलो कर रहा है भाई। अब सेकेंड वाला आते हैं, सेकेंड वाला क्या ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये 148 है, ठीक है, 174 है, 224 है, आपका 346 है, और 516 है। तो इसमें डिफरेंस क्या है 10 है। इसमें क्या डिफरेंस है 50 20 26 है, ओके। इसमें कितना डिफरेंस है 70 26 50 है, ठीक है। और ये कितना है 76 82 122, ठीक है। और ये कितना है 400 116 फिर 120 170। देखो ये तो 3 का स्क्वायर +1 है, चलो सही है। ये क्या है 5 का स्क्वायर +1 है, चलो अभी तक सही है। 7 स्क्वायर +1 है, चलो अभी तक सही है। लेकिन अरे ये तो 11 स्क्वायर +1 आ गया। अब देखो कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर का सम होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए था 9 स्क्वायर +1 होना चाहिए ना, यहाँ 82 होना चाहिए था। तो 122 यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ क्या बोल रहा है सब्सिक्वेंट स्टेप क्या फॉलो करना चाहिए, वन मोर देन द स्क्वायर ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स। मतलब कंजिक्यूटिव ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 उसके स्क्वायर +1 का सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। तो ये वाला नहीं होगा भाई, स्टेटमेंट 2 मेरा नहीं होगा, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। अब आते हैं तीसरा वाला, देखते हैं क्या फॉलो कर रहा है। तीसरा वाला को फटाफट लिख लेते हैं जो सीरीज दिया गया है मेरा, और पैटर्न जल्दी से पकड़ते हैं कि इसका क्या पैटर्न है। तो देखो इसमें क्या डिफरेंस है भाई, ये तो आपका हो गया 400 141 225 हो गया, ठीक है 225 है। ये क्या है 230 289 है, ठीक है। तो भाई ये देखोगे ये तो 15 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, यहाँ +1 तो हो ही नहीं रहा है ना, +1 तो है ही नहीं। सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मतलब ऑड इंटीजर का स्क्वायर +1, तो ये तो पहले ही पता चल गया नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा भी नहीं होगा, मतलब ओनली इक्वेशन 1 फॉलो कर रहा है ये पैटर्न, कि मतलब कंजिक्यूटिव ऑड इंटीजर का स्क्वायर +1 के सीक्वेंस में सिर्फ पहला वाला चल रहा है। तो ओनली इक्वेशन 1 फॉलो क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको मजा आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अब आते हैं एसबीआई पीओ मेंस में कैशलेट का क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपका रेशियो परसेंटेज पे बेस है। तो देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं इतना सिंपल वे में बताऊंगा कि आपको लगेगा यार एसबीआई पीओ मेंस में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से पढ़ के डाटा कलेक्ट करके और आंसर फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो देखो क्या है, इसमें एमी ब्रिज दो लोग हैं, ठीक है। एमी है ब्रिज है, वो सर्टेन नंबर ऑफ वुडन टॉय सेल करता है और प्लास्टिक टॉय, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं भाई अच्छे से। देखो एमी है और ब्रिज भाई है, ये दोनों खिलौना बेचते हैं, ठीक है। ये खिलौना बेचते हैं, प्लास्टिक वाला बेचते हैं और वुडन टॉय बेचते हैं, ठीक है। तो ये खिलौना बेचते हैं, ये वुडन टॉय बेचते हैं, लकड़ी वाला खिलौना और प्लास्टिक टॉय बेचते हैं, ठीक है। तो मुझे इसी का डाटा कलेक्ट करना है विद द इन्फॉर्मेशन। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय सोल्ड बाय एमी, जितना एमी वुडन टॉय को सोल्ड करती है वो ट्वाइस है जितना वो प्लास्टिक के टॉय को बेचती है। मतलब जितना में वो प्लास्टिक टॉय बेचती है उससे दुगना में वो वुडन टॉय बेचती है, ठीक है। और इट इज सेम फॉर द ब्रिज, मतलब सेलिंग प्राइस जितना आएगा आपका वुडन टॉय का एमी का, वो सेम रहेगा ब्रिज के लिए भी, कि ब्रिज भी उतना ही सेलिंग प्राइस रहेगा वुडन टॉय के लिए, ठीक है।
अब देखो आगे देखते हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुडन टॉय टू प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय एमी इज 8:3। अच्छा, अभी मुझे काम का चीज मिल गया है। तो देखो, वुडन टॉय जो प्लास्टिक टॉय का रेशियो है एमी के लिए 8:3 है। यानी अगर वो 8x 3x लिख सकते हैं ना, 8:3 है रेशियो, इतना वो सेल करती है, क्वांटिटी इतना है। अब कहता है नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय ब्रिज जो है, मतलब ब्रिज जो वुडन टॉय सोल्ड करता है वो 50% मोर देन है। मतलब ब्रिज जो वुडन टॉय सोल्ड करता है, ठीक है, वो 50% मोर, यानी 150/100 देन द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय एमी। तो एमी तो भाई 8x सोल्ड कर रही है ना, तो इंटू 8x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2, यानी 12x हो जाएगा। मतलब ब्रिज कितना वुडन टॉय सेल कर रहा है, 12x, ठीक है। तो ये पता चल गया। आगे क्या कहता है, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय सोल्ड बाय एमी एंड ब्रिज इज इक्वल एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय एमी एंड ब्रिज इज इक्वल। चलो ठीक है, इसका अभी आगे देखते हैं यूज पड़ेगा कि नहीं। आगे क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ब्रिज 100, यानी ये टोटल 100 टॉयज सेल करता है ब्रिज। अब इसमें वुडन टॉय 12x है, तो प्लास्टिक वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस 12x हो जाएगा ना। तभी तो इसका सम कितना हो जाएगा, टोटल 100 आ जाएगा, तभी तो ये सम 100 आएगा ना, ठीक है। और इसका सम कितना है, 11x है, ठीक है। तो अब देखो, एक और ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय एमी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लास्टिक सोल्ड बाय ब्रिज। मतलब कह रहा है कि जितना एमी ने वुडन टॉय सेल किया है, वुडन टॉय कितना एमी ने किया है, 8x, ये बराबर है किसके, जितना ब्रिज ने प्लास्टिक का टॉय सेल किया है। मतलब 8x है इक्वल टू 100 माइनस 12x के, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू फटाफट निकल जाएगा, 20x इक्वल टू 100, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। तो मतलब मुझे पता चल गया ना, अब एमी का देखो इन्फॉर्मेशन अब पता चल गया ना मुझे, एमी और ब्रिज का कितना वो सोल्ड कर रहा है वुडन और प्लास्टिक वाला खिलौना, ठीक है। देखो, एक्स का वैल्यू 5 निकल गया, तो ये कितना था, 8x था, तो यानी कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 40। ये कितना था, 12x था, तो 12 इंटू 5 60। ये कितना था, 3x यानी 15। और ये कितना, 100 माइनस 12x, तो ये कितना आ जाएगा, 40। तो अब मुझे पता चल गया कि कौन कितना खिलौना बेच रहा है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ वुडन टॉय सोल्ड बाय ब्रिज, ये तो 60 है, ये कितना परसेंट है नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय एमी। तो एमी तो प्लास्टिक टॉय 15 बेच रही है, यानी 60/15 इंटू 100 पूछ रहा है कितना होगा, कितना परसेंट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 से 4 बार चला जाएगा ना, यानी 400%। तो 400% मेरा क्या हो गया, आंसर बी आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, बस मुझे कैलकुलेट करना था कि वुडन एंड प्लास्टिक टॉय कितना सोल्व करेगा एमी और ब्रिज विद द इंफॉर्मेशन गिवन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। चलो इस पे दो और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या कह रहा है, इफ द प्राइस ऑफ ईच प्लास्टिक टॉय सोल्ड बाय एमी इज रुपीज 130। तो एमी 15 प्लास्टिक टॉय सेल करती है, ठीक है। तो एक प्लास्टिक टॉय जो एमी सेल करती है, ठीक है, उसका प्राइस कितना है भाई, 130 रुपये है, ठीक है। तो अब कह रहा है, अब एमी 15 प्लास्टिक टॉय सेल कर रही है ना, टोटल 15 प्लास्टिक टॉय सेल कर रही है, तो इसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 15 गुना 130, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1950, इतना आ गया। मतलब एमी का प्लास्टिक टॉय बेचने से इतना उसको पैसा आता है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द वुडन टॉय सोल्ड बाय ब्रिज। तो ब्रिज तो 60 वुडन टॉय सेल करता है, तो इसका क्या मतलब, मतलब कितना उसको कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो देखो कितना एमी का जो है, मुझे इंफॉर्मेशन दिया, क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय सोल्ड बाय एमी is twice the selling price of one plastic toy sold by Amy and it is same for Bridge। इसके कहने का क्या मतलब है कि एमी जो वुडन टॉय सेल करती है, ठीक है, एक वुडन टॉय जो सेल कर रही है, ठीक है, एमी, ये दुगना है जितना वो प्लास्टिक को सेल करती है एक। तो यानी दुगना है, तो 2 इंटू 130 हो जाएगा, यानी 260 रुपये में वो वुडन टॉय को बेच रही है पर पीस, 100 260 में, ठीक है। अब टोटल कितना वुडन टॉय है एमी के पास, 40 है ना। तो 40 वुडन टॉय को एमी कितने में बेचेगी भाई, 40 गुना 260, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लेकिन देखो अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द वुडन टॉय ब्रिज कितना में बेचता है। तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन वुडन टॉय जो एमी का जो प्राइस है, जितना में वो सेल करती है उतना ही में ब्रिज भी करता है, सेम फॉर ब्रिज। मतलब
वुडन टॉय जो एमी 260 रुपया पर पीस बेच रही है, ये सेम है ब्रिज के लिए भी, यानी ब्रिज भी इतना में ही बेच रहा है वुडन टॉय को। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत सिंपल लगेगा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, अब देखो ब्रिज के पास कितना है वुडन टॉय, 60 है, तो 60 वुडन टॉय को ब्रिज कितने में बेचेगा भाई, 60 इंटू 260 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15600, यानी ब्रिज वुडन टॉय जो है उसको कितना में बेचेगा 15,600 रुपया, यानी डी क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इन्फॉर्मेशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा। चलो मूव ऑन करते हैं, एक और क्वेश्चन है इस पे, उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस कैसलेट का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय एमी एंड ब्रिज। तो एमी एंड ब्रिज टोटल कितना बेच रहा है ये बताना है। तो देखो एमी कितना बेच रही है भाई, एमी कितना बेच रही है, टोटल 40 वुडन टॉय है प्लस 15 प्लास्टिक टॉय, यानी 55 बेच रही है। और ब्रिज कितना बेच रहा है मेरा, टोटल इसका खिलौना कितना बेच रहा है, वुडन टॉय 60 है और प्लास्टिक टॉय 40 है, यानी टोटल कितना है 100 है। तो कह रहा है टोटल टॉयज जो एमी और ब्रिज कितना बेच रहा है तब 155, तो क्या हो जाएगा मेरा 155 विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना इजीली बन गया, एक बार डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो आपको इजीली बन जाएगा। तो होपफुली गाइज आपने आज एंजॉय किया होगा, जो एसबीआई पीओ मेंस का है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। आप देख सकते हो क्वेश्चन जो है कितना कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं होता है, मतलब कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, कम्प्लेक्स भी नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजीली बन रहा है, चाहे प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी टॉपिक हो उठा के, तो कितना इजीली बन रहा है। ये जो परसेंटेज रेशियो पे था, तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और मेंस में देख रहे हो कितना इजीली क्वेश्चन बनाया है। तो जो आपका एसबीआई पीओ 2026 का मेंस है उसमें भी इसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो अब होपफुली आपको जो मेंस मैथ का डर है कम हुआ होगा, मैं तो कहूँगा दूर हो गया होगा। आने वाले टाइम में मैं आपको और भी एसबीआई पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो जो भी आपका बचा खुचा डर है वो दूर हो जाएगा। तो होपफुली गाइज आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। तो गाइज इस तरह की वीडियो और भी आने वाली है, बहुत सारी आने वाली है। टिल द टाइम कीप प्रैक्टिसिंग, जो भी हाई पैटर्न न्यू लेवल क्वेश्चन है मेरे साथ। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।